नहीं है। अब हम बैंक्स इन इंडिया पढ़ लेते हैं। जितने भी बैंक्स आपके एक साल में न्यूज में रहे हैं, इंपॉर्टेंट वाले, वो हम देखते हैं। सबसे पहले आरबीआई, ठीक है, आरबीआई को कैसे भूल सकते हैं, हमारा सेंट्रल बैंक, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, स्टैट्यूटरी, मैंने कई दफा बताया हुआ है, जो कि जितनी भी हमारे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ है उसको हैंडल करता है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस चीज को अचीव करने के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ को अचीव करने के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी आप सभी को पता है, जहां पर अलग अलग जो है, जिसको जो है मैनेज करके हम अपने देश की इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इनको जो है हैंडल करते हैं। आरबीआई के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये तमाम चीजें, जिसके तहत जिनके इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के और घटा के आरबीआई महंगाई और मंदी, या फिर आप स्टेबिलिटी, आई थिंक इज द राइट वर्ड, प्राइस को स्टेबल रखने का कोशिश करता है कि जी कोई भी चीज बहुत ज्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए, सस्ती नहीं होनी चाहिए। रेपो रेट का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आपने कई दफा सुना होगा कि जी महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट जो है, जो एक इंटरेस्ट रेट है, उसको बढ़ा दिया है, ठीक है। सो यही मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ टूल्स हैं, जिसके साथ जो है नंबर्स के साथ खेल के आरबीआई यहां पर जो है स्टेबिलिटी बनाता है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1935 में ये बना था, आप सभी को पता है। आरबीआई एक्ट जो हमारा आया था 34 में आया था, और उसके बाद 35 में ये बॉडी बन गई थी कोलकाता, इंडिया में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पर। ओके, सो अच्छा, उसके साथ साथ ये जो है नेशनल एक बॉडी है, जो कि कंट्रोलिंग बॉडी फॉर नेशनल करेंसी, तो ये सब भी जो है ये कंट्रोल करती है। और उसके साथ साथ मॉनेटरी स्टेबिलिटी, इंडिया का जो क्रेडिट सिस्टम है उसको भी यहाँ पर यही आरबीआई ही मेंटेन करता है। आरबीआई के पास इसके साथ साथ बहुत सारे सुपरवाइजरी और रेगुलेटरी पावर्स भी होते हैं। आप सभी को पता है, जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स और तमाम बैंक्स हैं, उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन सुपरवाइज कर रहा है, कौन रेगुलेट कर रहा है, हमारा सेंट्रल बैंक। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हमारा फॉरेक्स रिजर्व, उसको कैसे भूल सकते हैं हम। अगर कोई भी चीज बाहर से आज के टाइम पे खरीद रहे हैं, और इंडिया एक इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, यानी हम खरीद ज्यादा रहे हैं, बेचते कम हैं, तो उसके लिए हमारा फॉरेक्स रिजर्व का अच्छा खासा रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि किसका काम है, जो कि कौन देखभाल कर रहा है, आरबीआई करता है, राइट। ओके, गवर्नर आप देख सकते हैं, और ये कुछ फाउंडिंग मेंबर यहाँ पर शक्तिकांत दास जी, फाउंडेड ऑन 1 अप्रैल 1935 कोलकाता। फॉरेक्स रिजर्व आज के टाइम पे जून 2023 के समय पर जो है, यानी एकदम लेटेस्ट आंकड़ा है, आप इसको अपने एग्जाम के लिए जरूर याद रखिएगा। ये सीधा सीधा नंबर एग्जाम में देखने को मिलेगा, $595.067 बिलियन, यानी हमारे पास अभी जो है आराम से सर्वाइव करने के लिए 9 महीने तक का पैसा है, ठीक है। अगर कोई भी इंस्टेबिलिटी हो जाती है देश में, तो हमें 9 महीने तक हम आराम से, चाहे तेल खरीद रहे हैं, कुछ भी पेट्रोल या कुछ भी हम जो खरीद रहे हैं, वो आराम से खरीद सकते हैं, ठीक है। एक समय ऐसा आ गया था, आप सभी को पता है, जब बहुत ही बड़ा क्राइसिस हमारे देश में हो सकता था, जब हमारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का पैसा रह गया था। आप खुद सोच के देखिए, आपके घर में आप कहीं से कमा नहीं रहे हो, और आपकी सेविंग 1 हफ्ते की बच जाती है, कि आप अगले 1 हफ्ते तक ही खाना खा सकते हो, फिर उसके बाद कोई ठिकाना नहीं है, कहां जाओगे। ऐसी ही हमारी देश की हालत 90s में हो गई थी, जहां पर हफ्ते 10 दिन का हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व बचा था, और तभी हमने अपनी इकोनॉमी को खोलना शुरू किया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स हम लेकर आए थे, ठीक है। ओके, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए, कुछ और जो है रोल हम देख लेते हैं। ये करेंसी को इशू करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को मेंटेन करता है, जहां पर मैंने आपको टूल्स बताए हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, राइट। अगर ये टूल्स के बारे में समझना है तो मेरे वीडियोस को आप जरूर फॉलो करें, मैंने मॉनेटरी पॉलिसी को आपको डेप्थ में समझाया भी है, राइट। उसके साथ ये बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी जब सरकार को भी पैसा चाहिए होता है तो आरबीआई देता है, राइट। सुपरवाइजरी, अच्छा मैं ये नहीं कह रही सिर्फ आरबीआई देता है, देखिए पैसे लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हमारी सरकार बाहर से भी ले सकती है, वर्ल्ड बैंक से भी ले सकती है, आईएमएफ से भी ले सकती है, अपने बॉन्ड भी जारी कर सकती है, मार्केट से भी उठा सकती है, फॉरेन बाहर से भी उठा सकती है, कहीं से भी ले सकती है, बट आरबीआई से भी लेती है। सुपरवाइजर फॉर फाइनेंशियल सिस्टम का सुपरवाइजर और रेगुलेटर है, ये हम देख चुके हैं। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, अगेन मैं आपको पढ़ा चुकी हूं कि फॉरेक्स रिजर्व जो मैनेज किया जाता है, अच्छा, जिसमें हमारी बहुत सारी चीजें होती है। सबसे पहले अलग अलग फॉरेन करेंसी के एसेट्स होते हैं, चाहे डॉलर है या तमाम जितनी भी फॉरेन करेंसीज हैं, वो हमारे फॉरेक्स रिजर्व में होती हैं। गोल्ड हमारे फॉरेक्स रिजर्व में होता है, आपने करंट में इस बार पढ़ा होगा
इस बार जो है पढ़ा होगा, हाँ, तो इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है ना फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है। सो मैं बोल रही हूँ कि फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड होता है, और आपने पढ़ा होगा कि गोल्ड हमारा जो आरबीआई है वो बहुत ज्यादा कलेक्ट कर रहा है। उसका कहीं ना कहीं रीजन देखो, सारी चीजें कनेक्टेड हैं डी डॉलराइजेशन से, कि डॉलर पे हम जो निर्भर हैं वो निर्भरता हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात एक और चीज की, हम इसीलिए गोल्ड भी इकट्ठा कर रहे हैं। और आपको पता है जो सीबीडीसी वाला जो प्रोजेक्ट हमारा आया है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है, ई रूपी जिसको हम बोल रहे हैं, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक रीजन ये है कि वो डी डॉलराइजेशन को ना, सॉरी, जो डॉलर पे जो निर्भरता है, डॉलर को हमें बीच में रख के अपनी सारी ट्रेड करनी पड़ रही है, उसको हम बाईपास करना चाहते हैं। अब कल को यूएस का भरोसा नहीं है। यूएस आपको पता है अभी अभी रशिया पे स्विफ्ट लगा दिया था, स्विफ्ट स्विफ्ट जो है वहां से, स्विफ्ट से हटा दिया था रशिया को। स्विफ्ट एक ट्रांजैक्शन का मेथड होता है, आप ये समझ लीजिए, ठीक है, कि आप जी डॉलर में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, वो किसी के साथ भी ऐसा कर सकता है, कभी भी कर सकता है। तो हमें जो है प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, राइट। चलिए, उसके साथ साथ वेरी गुड चेतन, एसडीआर होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं, जिसमें 5 करेंसीज आती हैं, डॉलर, पाउंड, येन, युआन, ये सारे, ठीक है, सो यूरो, ठीक है। और बैंकर्स बैंक, सब बैंकों का बैंक है, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा सरकारी बैंक एसबीआई एक इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंक है, राइट। ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है और सबसे पुराना कमर्शियल बैंक है इंडिया का। दिनेश कुमार खारा 1955 में ये बना था। मैनेजिंग डायरेक्टर और हेडक्वार्टर इसका जो है मुंबई में है। स्लोगन भी आ सकता है, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। इसको जो है बनाया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 के एक्ट से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनल रूरल बैंक्स। अब देखिए, रीजनल रूरल बैंक्स हमारी सरकार का ना बहुत पहले से, ऐसा नहीं है कि ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन हम अब सुन रहे हैं कि जी आखिरी इंसान तक बैंकों की सुविधा जानी चाहिए, ये अभी से शुरू हुआ है, नहीं, हमेशा से ही सरकार का एक एजेंडा था कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो गांव में रह रहे हैं, पिछड़े इलाकों में रह रहे हैं, जो बैंकिंग की सुविधा है, वो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन, शायद टर्म अभी बहुत ज्यादा न्यूज में हम सुनते हैं, बट ये जो एजेंडा है ये काफी पुराना है, ठीक है। इसीलिए हमने आरआरबीज खोले, रीजनल रूरल बैंक्स खोले, कि जी रीजनल लोगों को भी जो है बैंकिंग की सुविधा पहुंचे, रीजनल लेवल पर, गांव के लेवल पर, ठीक है, रिमोट एरियाज पर। ऐसे ही यहां पर आप देख सकते हैं आरआरबीज जो हैं आर ओन्ड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इनको ओन करते हैं, ठीक है, और ये रीजनल लेवल पर ऑपरेट होते हैं। इनका बेसिक पर्पस ये होता है कि रूरल एरियाज विद बेसिक बैंक, रूरल एरियाज, गांव देहात के इलाकों में बेसिक बैंकिंग जो सर्विसेज हैं वो तो एटलीस्ट पहुंचनी चाहिए, राइट। अब आपको पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एचडीएफसी है, ठीक है, एचडीएफसी आप हर जगह हर गांव में नहीं खोल सकते हो, उसकी कॉस्ट बहुत आती है, और बहुत सारे तमाम जो हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, राइट, आप नहीं खोल सकते हो। इसीलिए बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के साथ हमारी सरकार आती है। रीजनल रूरल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, फिर हमारे डीबीयूज हैं, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हैं, जो पिछले साल ही 75 डीबीयूज खोलने की बात करी गई है ना। अलग अलग आइडियाज के साथ हम आ रहे हैं, बट मकसद सिर्फ एक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, कि सब तक बैंकिंग की सुविधाएं पहुंचानी है। चाहे आप 100% कोर बैंकिंग ना पहुंचा पाए, पर जो बेसिक चीजें हैं वो पहुंचनी चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे और चीजें भी हो जाएंगी। ये 1975 2 अक्टूबर गांधी जयंती वाले दिन ये बना था। इसमें इसके नंबर ऑफ लोकेशंस भी काफी हैं। ओनर देख लीजिए, यहां से क्वेश्चन आता है। इसको 50% इसमें सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ओन करती है। नेशनलाइज बैंक्स जो हैं, सरकारी बैंक्स जो हैं, इसको 35% इसमें ओनर हैं, और स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार भी इसमें ओनर है 15%। कई बार ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि कितना % किसका जो है यहाँ पर ओनरशिप है आरआरबीज में। इसका जो पेरेंट है, यानी ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं आरआरबीज के, जो अलग अलग स्टेट्स में खुले हुए हैं। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स की। ये एक ऐसे बैंक है जो अपने प्रॉफिट के लिए नहीं काम करते। आपने अक्सर देखा होगा जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जैसे एचडीएफसी हो गया वगैरह वगैरह, ये बहुत हद तक कहीं ना कहीं अपने बेनिफिट के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स जो है, इनका ये मकसद नहीं होता है। इनका जो मकसद होता है वो यही होता है कि जितने भी एक अगेन जो लोगों की मदद करना है, किस तरीके से, ये एक तो सबसे पहले स्मॉल साइज, छोटे साइज के बैंक्स होते हैं, ठीक है,
ठीक है, आरबीआई ही इनको, अच्छा आरबीआई और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1955 के द्वारा इनको जो है 2 एक्ट्स के तहत गवर्न किया जाता है। पहला है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जिसके तहत हमारे मेजर बैंक्स भी आते हैं, और दूसरा है बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1955, इसके तहत इसको ज्यादा जो है गवर्न किया जाता है। वैसे तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का भी यहाँ पर रोल है, पर जो ज्यादा रोल है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का यहाँ पर रोल है। इसका मोटिव ही है नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, कि जितना जी हम ऐसे एनजीओज होते हैं ना, या फिर बहुत सारी ऐसी बॉडीज होती हैं जो जितना कमाते हैं उतना लगा भी देते हैं, है ना। सो यही ऐसा ही कुछ जो है, अच्छा ये जो है म्यूचुअल हेल्प से भी वो करते हैं, यानी यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं वो खुद भी जो है इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस कुछ देख लेते हैं। जैसे क्रेडिट एग्रीकल्चर में काफ़ी सारे आपके इंस्टीट्यूशंस है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन जैसे स्टेट कोऑपरेटिव, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आपके सेंट्रल आ जाते हैं, पीएसीज आ जाती हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर जो कि एग्रीकल्चर के लिए क्रेडिट देती हैं, ये भी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन का ही एक एग्जाम्पल है। चलिए अब बात करते हैं पेमेंट बैंक। अब डिजिटल इंडिया, फाइनेंशियल इंक्लूजन, अगेन मकसद सिर्फ वही है। आगे हम स्मॉल फाइनेंस बैंक भी पढ़ेंगे, तो आप देख रहे हो मकसद सिर्फ एक ही है, अलग अलग चीज़ें सिर्फ हमने बना दी हैं ताकि हम जो है बैंकिंग की सुविधा लोगों तक आराम से पहुंचा सके। पेमेंट बैंक एक नया बैंक है कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द आरबीआई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, मुझसे अभी कमिटी पूछ रहे थे, ठीक है, तो नचिकेत मोर कमिटी, जो इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं मैं उनका नाम यहाँ पर बता दूंगी, डोंट वरी। नचिकेत मोर कमिटी, नचिकेत मोर बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। अगेन किस चीज के लिए था? फाइनेंशियल सर्विसेज, जितने भी लो या आप बोल सकते हो लो इनकम हाउस होल्ड जो हैं, जो गरीब लोग हैं स्पेशली, या जिनका छोटा मोटा कोई बिजनेस है, या माइग्रेंट लेबर फोर्स है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो है जाते हैं, उन लोगों की मदद करने के लिए जो है यहाँ पर इसको बनाया गया था, ठीक है। सो ये आप याद रखेंगे, राइट। चलिए आगे हम बात करते हैं, हाँ जी, तो ये जो है डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है 2 लाख तक का, तो ये रकम भी आपसे पूछी जा सकती है। ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं? ये प्रोवाइड कर सकते हैं जी नेट बैंकिंग सुविधाएं, ठीक है, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट बैंक, एटीएम कार्ड्स वगैरह भी ये प्रोवाइड कर सकते हैं। इनका जो लिमिटेशन है, अक्सर सवाल लिमिटेशन से आता है, सवाल अक्सर ये नहीं आता कि बताओ पेमेंट बैंक क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, वो ये पूछेगा कि बताओ पेमेंट बैंक क्या क्या नहीं कर सकता, ठीक है। सो और अच्छी बात भी है, कई बार क्या होता है जब हमें बहुत सारे पॉइंट्स याद रखने होते हैं ना, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स याद रखने होते हैं, मान लो आपके पास 10 पॉजिटिव पॉइंट है किसी चीज के और 2 नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो हमेशा एक ट्रिक होती है कि हमेशा सिर्फ 2 नेगेटिव पॉइंट याद कर लो, क्यों 10 पॉजिटिव पॉइंट याद करने, है ना। अगर आपको नेगेटिव पता है तो आपको पता है कि अच्छा नेगेटिव ये है और बाकी के जो बचे वो तो पॉजिटिव ही हैं, है ना। तो इस तरीके से याद कर लिया करो, हमेशा अपने काम को इजी बनाने की कोशिश किया करो, स्पेशली जब टाइम कम बच गया हो। कैन नॉट लेंड लोन्स एंड इशू क्रेडिट कार्ड, अच्छा लोन नहीं दे सकते और क्रेडिट कार्ड नहीं इशू कर सकते। अच्छा कभी आपने सोचा क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं इशू कर सकते? कभी आपने सोचा ये जो लाइन लिखी हुई है क्या ये एक ही लाइन नहीं है? लोन नहीं दे सकते, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, क्या ये एक ही लाइन नहीं है? क्या ये सच में 2 लाइन्स हैं? क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड तो सिर्फ सिंपल एक कार्ड होता है ना, वो भी तो एक तरीके का लोन ही होता है जो आपको हर महीने भरना पड़ता है ना। इसीलिए क्रेडिट का जो भी बैंक लोन नहीं दे सकता वो क्रेडिट कार्ड इशू कर ही नहीं सकता, क्योंकि क्रेडिट कार्ड अपने आप में एक लोन जैसा है, जिसमें आपके पास एक खाली कार्ड है, उसमें कोई बैलेंस नहीं है, एक पोस्ट पेड सिस्टम है, उसमें भी तो आपको ही बाद में पैसे भरने होते हैं, जैसे लोन का पैसा वापस चुकाना होता है, राइट। सो बिल्कुल वेरी गुड। इसीलिए कभी भी जो लोन नहीं दे सकता वो क्रेडिट कार्ड अपने आप नहीं दे पाएगा, ये एक ही लाइन है, ये 2 लाइन है ही नहीं, राइट। बट कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाती है। पेमेंट बैंक्स के यहाँ पर आपको एग्जाम्पल एयरटेल पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक है, आई एम श्योर आप लोग यूज़ करते होंगे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक है, NSDL पेमेंट बैंक है, ये सारे हैं, राइट। चलिए अब बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की। चलिए स्मॉल फाइनेंस बैंक स्मॉल फाइनेंस नाम से ही पता चल रहा है कि जी कोई छोटे बैंक्स हैं, ठीक है, बिल्कुल छोटे बैंक्स हैं। ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो अनसर्व्ड और अनबैंक्ड रीजन, अनसर्व्ड और अनबैंक्ड, अगेन यहाँ पर शायद विलेज नहीं लिखा, रिमोट एरिया नहीं लिखा, शब्द बदल दिया, पर मकसद एक ही है कि जी जहाँ पर बैंकिंग की सुविधा नहीं पहुंची, चाहे वो कोई गांव है, पिछड़ा वर्ग है, ट्राइबल एरिया है, कोई भी एरिया है जिसको आज तक हमने सर्व नहीं किया है, जहाँ पर आज तक हमने बैंकिंग की सुविधा नहीं पहुंचाई है, वहां तक हमने बैंक को पहुंचाना है, सिंपल, ठीक है। चलिए
रजिस्टर्ड एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इसको जो है कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत ये जो है रजिस्टर्ड होते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत ये नहीं आते। ये एक छोटा सा डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसको इट विल बी गिवन शेड्यूल बैंक स्टेटस वंस दे कमेंस देयर ऑपरेशंस, और जो है एंड फाउंड सूटेबल एज पर सेक्शन 42 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। खैर ये तो आगे की बातें हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड कि यहाँ पर जो है ये आसान जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, मैं ना एक बात वापस बताना भूल गई आपको शायद, कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। कोऑपरेटिव बैंक्स ना जो नॉर्मल हमारे बैंक होते हैं ना, HDFC वगैरह वगैरह, उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं थोड़ा सा। रीज़न पता है क्यों है? रीज़न पता है क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स ये लोग चाहते हैं कि जितने भी गांव के लोग हैं, कुछ जो छोटा कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर अपने खेती कर रहे हैं, वो लोगों को ये अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और अट्रैक्ट करने का एक सिंपल तरीका है, आप जो नॉर्मल बैंक ब्याज दे रहा है आप उससे ज़्यादा दे दो, है ना। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं, ये एक छोटा सा डिफरेंस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाँ, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सेविंग्स, फ्लेक्सिबल रीपेमेंट हो जाती है किसानों के लिए, है ना, फिस्कल एड और ये सारी चीज़ें, और आसानी से जो है लैंडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है वगैरह वगैरह, ये कुछ फ़ायदे हैं। चलिए अब देख लेते हैं पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक डिफरेंस। ये जो है पेमेंट बैंक जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं 2 लाख तक। स्मॉल फाइनेंस बैंक में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है, कितना भी डिपॉजिट जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो पेमेंट बैंक है वो ऐसा नहीं है कि किसी को भी लेंड कर सकते हैं, नहीं, यहाँ पर लेंड कर सकते हैं, बट ये लार्जली जो SMEs होते हैं या फिर फार्मर्स होते हैं उनको ही कर सकते हैं। ये इशू कर सकते हैं ATM और डेबिट कार्ड, ये भी इशू कर सकते हैं ATM डेबिट कार्ड, बट ये क्रेडिट कार्ड भी कर सकते हैं। अब क्रेडिट कार्ड आ गया तो लोन भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ओके। बट यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकते, क्रेडिट कार्ड भी नहीं दे सकते, इसका मतलब सिंपल, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। यहाँ पर इनको जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक को इंश्योर करना होगा कि 50% जो लोन है आर इन द फॉर्म ऑफ एडवांस ऑफ अप टू 25 लाख रुपए, तभी ये दे सकते हैं, ठीक है। ये रेमिटांसेस सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं और ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। रेमिटांसेस आपको पता है कि जो भी हमारे जो लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं, बाहर से जो पैसा भिजवाते हैं, वो किसी तो बैंक अकाउंट में भिजवाते होंगे, तो वो जी पेमेंट बैंक में और स्मॉल फाइनेंस बैंक में भिजवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, रेमिटांसेस भी ना 2 तरीके के होते हैं, एक होता है इनवर्ड, एक होता है आउटवर्ड। अब आपके यहाँ पर यानी हमारे देश में जो पैसा आ रहा है, जो बाहर हमारे लोग जो रह रहे हैं, हमारे पास पैसा भेज रहे हैं, उसको हम इनवर्ड रेमिटांस बोल रहे हैं। अब कुछ ऐसे भी तो लोग हैं ना जो हमारे देश में रह रहे हैं, वो भी तो अपने फॉरेन जो भी उनका घर होगा, जो भी देश होगा, वहां पर पैसे भिजवाता होगा, सो दैट इज आउटवर्ड रेमिटांसेस, ठीक है। सो अच्छा, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे यहाँ पर हम देख लेते हैं, ओके ओके। सो ये कुछ बस यहाँ पर कुछ एकाध जो है यहाँ पर डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कोऑपरेशन RBI का कुछ सब्सिडरीज है, आपको पता होगा, आप बस एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। ये स्पेशलाइज्ड डिवीजन RBI के अंडर यहाँ पर आता है, विच इज अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, 1978 में बना था, ठीक है, अंडर द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कोऑपरेशन एक्ट 1961। इसका पर्पस यही है कि ये इंश्योरेंस ऑफ प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड गारंटिंग द क्रेडिट फैसिलिटीज वगैरह जो है ये गारंटी करता है यहाँ पर, ठीक है। इसका जो आप देख सकते हो, रिकरिंग डिपॉजिट फॉर अप टू द लिमिट ऑफ 5 लाख की इसकी जो है लिमिट है ऑफ ईच डिपॉजिटर्स बैंक में, राइट। चलिए ओके, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा नाबार्ड की, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ध्यान से सुनिएगा, ओके। अब नाबार्ड जो है यहाँ पर एक एपेक्स रेगुलेशन बॉडी है, ओके, फॉर ओवरऑल रेगुलेशन। रीजनल रूरल बैंक को जो है ओवरऑल रेगुलेशन प्रोवाइड ये करती है, और जो भी हमारे एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक्स है उनका जो है एक रेगुलेशन यहाँ पर प्रोवाइड करती है। अगेन यहाँ पर हो जाता है हमारा शिवारमन कमेटी, शिवारमन कमेटी हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखिएगा। इसका प्रेडिसेसर यानी इससे पहले था एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन, ये बना है जी 1982 में। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, मुंबई इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी ऑनर भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। चेयरमैन आप देख सकते हैं, पर्पस एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, क्रेडिट प्लानिंग, रीफाइनेंस, ठीक है, सुपर RRBs का सुपरविजन करना और कोऑपरेटिव बैंक्स का जो है सुपरविजन करना, ये हमारा नाबार्ड का फंक्शन है। उसके साथ साथ यहाँ पर पॉलिसी भी कुछ बनाते हैं, प्लानिंग और क्रेडिट वगैरह में भी नाबार्ड काम करता है, डेवलपमेंट में भी करता है, सुपरविजन हमने अभी देख लिया, ट्रेनिंग में भी काम करता है, ठीक है। सो यहाँ पर स्टाफ वगैरह की या फिर क्लाइंट वगैरह जो होते हैं ना, उनको ट्रेनिंग
ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है नाबार्ड, ठीक है। और उसके साथ साथ कंसल्टेंसी तो हम देख ही चुके हैं, सुपरविजन तो हम देख ही चुके हैं, राइट। उसके साथ साथ मॉनिटरिंग ऑफ रूरल क्रेडिट का जो है मॉनिटरिंग करा जाता है, क्रेडिट प्लान्स हो गए, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो गए, इन सारी चीज़ों की जो है यहाँ पर प्लानिंग करी जाती है नाबार्ड के द्वारा। चलिए अब हम एनएचबी के बारे में देख लेते हैं। नेशनल हाउसिंग बोर्ड, ये भी एक तरीके का रेगुलेटरी बॉडी है। ओवरऑल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो होती है ना, जो घरों के लिए लोन वगैरह देती है, उनको रेगुलेट करता है। 87 में बना था, 1987 में नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के तहत। और ये बनाया कब गया था, यानी एक्ट तो 87 में आया था, पर ये बॉडी कब बनाई गई थी, 88 में बनाई गई थी। हाउसिंग सेक्टर से रिलेटेड ये काम करता है। हेडक्वार्टर याद रखिएगा जी दिल्ली में है, ठीक है। यहाँ पर आप इसकी जो पेरेंट एजेंसी है अगेन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत जो है काफ़ी सारी चीज़ें हम आज पढ़ चुके हैं। फंक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर जितने भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो हैं उनको इंस्पेक्ट करने का, अगर वो कोई गलत काम कर रही हैं, गलत तरीके से लोन वगैरह दे रही हैं, उनको पनिशमेंट करने का सब कुछ जो है एनएचबी काम करता है। ये एक रीफाइनेंस एजेंसी है, यानी एनएचबी जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को लोन वगैरह देती है और फिर वो आगे आपको लोन देते हैं। ऐसे ही हमारी मुद्रा भी एक रीफाइनेंस एजेंसी है ना। अच्छा, मुद्रा भी आगे पढ़ेंगे क्योंकि मुद्रा भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जो कम अप विद द हाउसिंग प्राइस इंडेक्स। हाउसिंग प्राइस इंडेक्स भी यही निकालता है एनएचबी, राइट। ओके, इसको आप रीड करिएगा। अगेन, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रान प्राइवेट लिमिटेड,